इस बार लोग जनता दल यूनाइटेड के नाम को, बीजेपी के नाम को, एनडीए के नाम को ही जानेंगे। इंडिया गठबंधन, इसको लोग भूल जाएंगे। ये जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, आरजेडी है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, जंगल राज लाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में अब चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी तारीखों का ऐलान यहां पर हो चुका है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने और 14 तारीख को ये मतगणना होगी, यानी कि बाल दिवस के वक्त ये मतगणना हो जाएगी और 16 तारीख तक सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो अब ऐसे में इसको लेकर के ज्यादा जानकारी के लिए हम आ चुके हैं और हमारे साथ खास मेहमान की मौजूदगी है। आपको तारुफ करा दूं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हर्षवर्धन सिंह। उनका बहुत बहुत स्वागत है द हिंदी टॉप। नमस्कार। सर, आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि लंबे समय से लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये कितने चरणों में चुनाव होगा। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिहार में पहले बहुत चरणों में चुनाव होती थी और बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी, क्योंकि आज सब सुविधाएं बढ़ गई हैं, रोड्स हो गए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो डेवलपमेंट का काम किया है, इसके कारण आज फोर्सेस को आराम से 2 चरणों में चुनाव कराने का हो गया है। जबकि हम लोगों का डिमांड था कि 1 चरण में भी हो सकता था, क्योंकि महाराष्ट्र में हुआ था और वो सारी सुविधाएं आज हमारे साथ हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा भौगोलिक प्रॉब्लम है, कुछ जगह पानी और कुछ चीज़ों का, इस कारण से 2 चरणों में किया है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, चुनाव आयोग ने एक बड़ा काम किया है बिहार में, और जिस तरह की सुविधाएं वो दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इस बार पहले से बहुत ज़्यादा टर्नअप होगा। हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा कभी वोटिंग हो नहीं पाता था। मुझे लगता है कि इस बार 70%, 75% तक वोटिंग होगी। लोग अब बाहर आएंगे। महिलाएं बड़ी सशक्त हो गई हैं, महिलाएं वोट देने के लिए बूथ पे आने लगी हैं। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और चुनाव आयोग ने जो एक माहौल बनाया है चुनाव का, और जिस तरह का बात किया है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि सर सवाल बहुत सारे उठ भी रहे थे, क्योंकि जब हमने एसआईआर का मामला देखा था तो इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पे बहुत ज़्यादा सवाल उठने लग गए थे। लेकिन उसके बाद अब जब ये सारी वोटर लिस्ट निकल कर सामने आई और ये डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसके बाद आपको क्या लगता है, जो कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे थे या फिर कार्यप्रणाली पर जो इलेक्शन कमीशन के सवाल उठ रहा था, वो कहीं ना कहीं अब साफ होगा? देखिए, कोई मतलब जो भी उठाना चाहते हैं, विपक्ष का काम है। ये गलत उठा रहे थे, वो उनको भी पता था। तो आज जब चुनाव अनाउंस हो गया है और जिस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरह की बात हुई है, आज वो लोग भी कह रहे हैं कि 2 चरण में चुनाव हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, इसका स्वागत है। और तो इसका मतलब है कि आपने इतने दिनों तक जो 1 महीने पब्लिक को रोड पे दौड़ाया, जो बातें की एसआईआर के नाम पे, जिस तरह का एक वोटर अधिकार यात्रा जो चलाया एसआईआर के खिलाफ, वो सारी बातें आज पब्लिक को पता चल गई कि ये कुछ था ही नहीं, ये एक माहौल बना रहे थे, ये गलत काम कर रहे थे। तो आज जब स्थिति ऐसी आ गई है कि चुनाव आ गया और माहौल इतना अच्छा है, इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग, तो आज उसके नाम पे बदनामी जो उन लोगों ने की, उसके लिए तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर अब ऐसे में क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, बिगुल बच चुका है, तो अब कहीं ना कहीं ये भी लोगों के मन में जो सस्पेंस है सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए के अंदर, वो तस्वीर कब तक साफ होने की संभावना है? देखिए, सीट शेयरिंग का चलता रहता है, क्योंकि हमारे साथ भी 5 पार्टियां हैं, तो सभी से बात होती रहती है। सब बात हो रहे हैं। जब तक चुनाव अनाउंस नहीं होता है, तब तक आदमी को लगता नहीं कि कब तक चुनाव होगा। चुनाव अनाउंस हो गया है, सब पार्टियां आपस में बैठ के बात करेंगी और सब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, खासकर एनडीए के जो घटक दल हैं, वो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में है और बहुत बढ़िया से वो चुनाव का आपस में बात करके उसको टिकट बांटेंगे और मैक्सिमम सीट हम लोग 200+ वाला जीतने वाले हैं। ठीक है, एक ये भी अब सवाल सर निकल कर आता है, क्योंकि जब ये सीट शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं और अब चुनाव की जो डेट्स हैं वो सामने निकल कर आ गई, तो तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा सा एक पोस्ट डाला था अपने एक्स पर। उन्होंने लिखा है साफ तौर पर कि अब जो है एक इतिहास रचा जाएगा 14 नवंबर को। यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री 2 दशक से हैं, उनको जनता पूरी तरह से हटाने के मूड में है, और मानसिक स्थिति की भी बात उन्होंने अपने पोस्ट में की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी के बात पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बार सच में इतिहास रचा जाएगा, और इतिहास ऐसा रचा जाएगा कि इस बार लोग जनता दल यूनाइटेड के नाम को, बीजेपी के नाम को, एनडीए के नाम को ही जानेंगे। ये लोग जो हैं इंडिया गठबंधन, इसको लोग भूल जाएंगे, क्योंकि लोग
जिस तरह का ये लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह का एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार जो प्रगति कर रही है, प्रगति में रोक लगा रहे हैं, जंगल राज लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लोग जब रिजेक्ट करेंगे और वो 10-5 सीटों पे निपट जाएंगे तो पता चलेगा कि फिर ये एक इतिहास रचा जाएगा और यहाँ से कांग्रेस और आरजेडी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो ये एक आखिरी सवाल भी मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस बार कई सारी चीज़ें की हैं बिहार में, और वो साफ तौर पर उनका कहना है कि फर्स्ट टाइम फॉर बिहार नहीं बल्कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री है ये। जैसे कि अगर आप ईवीएम में देख ले तो उसमें कलर्ड फोटोज़ की बात हो रही है, महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस बार हो रही हैं जो बिहार में होनी है। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, लोग ये भी कह रहे हैं कि कई सवाल उठ रहे थे, इस वजह से इतनी सारी नई चीज़ बिहार में लागू कर दी है। देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ प्रगति और कुछ ना कुछ अच्छा करता रहा है चुनाव आयोग, और ईवीएम में और बड़ा, क्योंकि ईवीएम पे हमेशा बिना मतलब का विपक्ष सवाल उठाता रहा है जिसका कोई मान्य मतलब नहीं रहता है। आज स्थिति ये हो गई है कि 2 कारण से, एक तो ये इस सवाल से बाहर निकलना चाहता है और चाहता है कि क्लियर और लोगों को लगे कि जो भी वो चुनाव करा रहा है, जो मैंडेट जो देश को मिलना चाहिए वही मिल रहा है, जो स्टेट को में जो चुनाव हो, एकक वोट सही हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो चुनाव आयोग चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटर्स आएँ बूथ पे। तो उसके लिए जो अट्रैक्शंस हो सकते हैं, जिस तरह का चीज़ें हो सकती हैं जिससे वोटर्स आएँ, अपने को समझें, अपने उस तरह से लोग आके समझें, अपने प्रत्याशी को समझ के आराम से वोट करें। क्योंकि कई बार पहले सिर्फ फोटोज नहीं होते थे, सिर्फ सिंबल्स होते थे, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता था। फॉन्ट भी बड़ा करने के लिए बोल दिया। हाँ, फॉन्ट बड़ा और ऊपर नीचे कोई गलत, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी वोट करते हैं, तो उन लोगों के लिए फोटोज और ये सब जब आ जाएंगे तो लोग अपने अपने प्रत्याशी को देखेंगे, समझेंगे और वोट देंगे, जिससे कोई गलत वोट ना पड़ पाए। मोबाइल फोन्स भी अलाउड कर दिए सर इस बार तो वहाँ पोलिंग सेंटर्स पर। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, जितना डेवलपमेंट होगा। देखिए, आज मोबाइल फ़ोन में पूरा दुनिया है, तो मोबाइल फ़ोन को भी इसीलिए अलाउड कर दिया है। भी लोग कह देंगे कि उसमें भी कुछ स्ट्रेटेजी है, भाई यहाँ पर भी इनका कोई आदमी आया हुआ है, मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड है। देखिए, इनका ये तो कभी नहीं छूटेगा, ये विपक्ष कभी भी नहीं छोड़ेगा। हमेशा विपक्ष किसी न किसी तरह से सरकार को, या देखिए, ये जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, आरजेडी है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सरकार के जो जितने संस्थान हैं उनको ये बदनाम और डैमेज करना चाहती है, और वो जो निष्पक्ष संस्थान हैं उनको भी किसी न किसी तरह ये बताने की कोशिश करती है कि ये सरकार के साथ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, या कोई भी संस्थान जिसको बदनाम करने का वो काम करती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि विपक्ष को अब सुधरना चाहिए, और इस बार जो बिहार में वोटिंग होगी वो उसको देखें, और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के साथ जो बिहार चल रहा है या प्रगति कर रहा है, इसको बहुत से बहुत लोग आगे बढ़ाएंगे। आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आचार संहिता आप कह लीजिए ये लागू हो चुकी है, तो लोग ये बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है पटना में मेट्रो चला देना, लेकिन लोग कह रहे हैं कि महज 4 किलोमीटर के लिए मेट्रो चलाया है, और प्रशांत किशोर साफ तौर पर इस पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक आखिरी फीता काटने का जो काम था वो कर लिए बस। देखिए, पहले तो ये लोग कह रहे थे कि मेट्रो यहाँ चलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आज जब चलना शुरू किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, तो इनके सांप लौट गए छाती पे। तो अब इनके पास कोई बात नहीं है, अगर ये कह नहीं सकते, जिस तरह के हवाई अड्डे बन रहे हैं, जिस तरह से मेट्रो चल रहा है, जिस तरह के पूरे प्रदेश में प्रगति हो रही है, रोड्स हैं, और आप पटना में आप जाके देखें, डबल डेकर रोड जो कहीं नहीं है। हमारा बेटा आया था कनाडा से, वो बोला कि ऐसा तो रोड ट्रिपल रोड का तो मैंने देखा नहीं, कनाडा में भी कहीं नहीं है। तो इस तरह की प्रगति पटना में हो रही है। पटना जिसको बिहार को लोग किस तरह से देखते थे, किस तरह से समझते थे, आज ये प्रगति हो रही है। तो प्रशांत किशोर जी जैसे लोग, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना उनके पास कोई बात है, मैं एक बात बताता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी से कि आपने आगे प्रगति के लिए क्या बताया? जो भी बात बोल रहे हैं वो दारू बंद कर दूंगा तो दारू चालू कर दूंगा, इस तरह की बात आप जब कर रहे हैं, तो आप तो पहले ही मिनट में कह रहे हैं सरकार में आने के बाद यहाँ जिन मंत्रियों का नाम लिया सब अंदर कर दूंगा। आप धीरे धीरे, आप सही बात है, आप प्रजातंत्र खत्म कर दें, आप मोनार्की चला दें,
आप हिटलर पैदा हुए हैं। आप समझें अपने आप को कि आप क्या बोल रहे हैं। आम जनता जिसको वोट चुनाव में जिताती है, जो जिसके वोट से लोग जनता मंत्री बने हैं, जीते हैं, उनके बारे में इस तरह का आप शब्द और इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। तो हमारे तमाम सवालों का जवाब हर्षवर्धन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव है, इन्होंने बेबाकी के साथ दिया और उन्होंने ये भी बताया कि अब आने वाले 40 दिनों में जो ये पूरी प्रक्रिया चुनाव की होनी है, तो अगला स्टेप क्या होगा, सीट शेयरिंग को लेकर जो है चीजें वो कुछ दिन में जरूर साफ हो जाएंगी। बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।